जाति एवं जाति व्यवस्था, यानी कि जाति क्या है? तो जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों सालों से हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग बनी रही। इसमें जाति व्यवस्था रही है। जाति व्यवस्था में बहुत अंतर भी देखने को मिल रहे हैं। आज भी 21वीं सदी में भारतीय के लिए जाति व्यवस्था एक अपना विशेष महत्व रखती है। तो जाति व्यवस्था क्या है कि प्राचीन समाज से यह चली आ रही है। जाति का अर्थ देख लेते हैं। जाति का अर्थ क्या है? तो जाति अंग्रेजी के जो शब्द है वो कास्ट से बनी है। कास्ट माने जाति होता है। इस कास्ट को पुर्तगाली भाषा में कास्टा कहा जाता है। भारतीय समाज में यह जाति है सामाजिक स्तरीकरण का एक अनुपम व्यवस्था को जाति कहते हैं। मतलब समाज की जो व्यवस्था है, एक व्यवस्था है कि कौन सी जाति किस वर्ग में आती है, कौन सी जाति किस वर्ग में आती है। तो अनुपम व्यवस्था समाज को बांटना, विभिन्न भागों में बांटना एक जाति व्यवस्था ही तो है। तो यही कहा गया है कि यह सामाजिक स्तरीकरण है। समाज को विभिन्न जातियों में बांटना ही तो सामाजिक स्तरीकरण है कि समाज के स्तर बन जाते हैं। ये फलानी जाति है, ढेकानी जाति है, ढेकानी, तो इस तरह के स्तर बन जाते हैं। तो स्तरीकरण कहलाता है समाज का। तो समाज का विभिन्न विभिन्न जातियों में बंटना ही उसकी एक व्यवस्था है। समाज का स्तरीकरण ही जाति कहलाता है। क्योंकि जाति की सदस्यता तो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती। जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का सदस्य हो जाएगा। इस जाति के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। तो दो परिभाषाएं हम देख लेते हैं। कूले के अनुसार तो जब एक वर्ग अनुवांशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो जब वर्ग को हम अनुवांशिक वर्ग को हम जाति कहते हैं। मजूमदार के अनुसार तो जाति एक बंद वर्ग है। हमने दो परिभाषाएं देख ली। तो जाति का निर्धारण जन्म से होता है। जाति की जो पहली विशेषता है इसका निर्धारण जन्म से ही होता है, क्योंकि बच्चा जब जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का तो कहलाएगा। और हम अपनी जाति कभी छोड़ भी नहीं सकते, ना बदल सकते हैं। हमें उसी जाति में शामिल होना है या नहीं है, हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते। जो जाति की सदस्यता है वो विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजातीय होते हैं। वैवाहिक संबंध समूह के सदस्यों में ही स्थापित हो जाते हैं। तो जो जाति की सदस्यता है हमारे विवाह संबंधी कठोर नियम से ही पालन करनी होती है कि जिस जाति में हम जन्म लेते हैं उसी जाति में हम शामिल हो जाते हैं, उसी जाति में हम विवाह कर सकते हैं। जाति की सदस्यता लेने पर इसमें कुछ खान पान के नियम भी होते हैं कि खान पान हमें अपनी जाति वालों का ही करना है, दूसरी जाति वालों का खान पान नहीं कर सकते। तो इससे भी हम बांट कर रख सकते हैं कि किस जाति को खान पान के नियम भी जातियों में शामिल होते हैं। और जातियों में ऐसा भी है कि अनेक जातियों की एक व्यवस्था होती है और सभी जातियों का एक निर्धारित स्थान होता है और सभी जातियों की एक अलग अलग श्रेणियां होती हैं। जातियों के उपविभाजन भी होते हैं, जातियों की उपजातियां भी होती हैं। कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां हो जाती हैं। तो जातियां क्या है? जैसे राजपूत जाति की है तो राजपूत में भी विभाजन हो जाता है, जैसे ठिकाने राजपूत है, फलाने राजपूत। तो इस तरीके से जातियों का उपजातियां भी बढ़ जाती हैं। उपजातियों का भी अलग अलग बढ़ जाती है। कुछ जातियां पारंपरिक तरीके से होती हैं, जैसे व्यवसाय संबंधी। जैसे उन्होंने कहा भैया ये बनिया जाति का है, तो व्यवसाय संबंधी जातियां भी होती हैं। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली जाती है कि इस जाति का है भैया यही रोजगार करेगा, यही व्यवसाय करेगा। अब जाति संबंधी व्यवस्था के जो नियम हैं वो क्या है? जाति व्यवस्था के जो संबंधित नियम हैं वो हैं कि जाति व्यवस्था से जो नियम है हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। ये सिद्ध होता है कि जाति एक अत्यंत असमान व्यवस्था थी जो हमारे ग्रंथों से भी चली आई, क्योंकि इसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ये जाति व्यवस्था हमारे ग्रंथों में पाई जाती है।
क्योंकि जो ब्राह्मण का कार्य है वो यज्ञ करना होता है, धर्म संबंधी कार्य करने के लिए होता है। जो क्षत्रिय होते हैं उनका कार्य सुरक्षा करना होता है, जो वैश्य होते हैं उनका कार्य वणियागिरी करने को होता है, व्यापार करने के लिए होता है। जो शूद्र होते हैं उनका जो सेवा करने का अधिकार होता है। इस तरीके से जो हमारे ग्रंथों में जातियों का विशेष एक व्यवस्था थी। इस प्रकार से कई व्यवस्था होती चली आई। समय परिवर्तन होते होते कई व्यवस्था लागू हो गई। जो आज जातियां बनी हैं वो कुछ अलग ही जातियां हैं। जो पहले ग्रंथों में थी वो कर्मों के आधार पर जातियां हैं, अब तो जाति विशेष जाति ही रह गई। अब हम देखने जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था में जो सिद्धांत थे वो कौन कौन थे। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह तो कहना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि जाति की उत्पत्ति या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई। लेकिन कुछ विद्वान लोग हैं उन्होंने सिद्धांत दिए। जैसे परंपरागत सिद्धांत है जाति व्यवस्था का वो कौन सा है। इसके इस सिद्धांत के जो स्रोत हैं ये वेद हैं, उपनिषद हैं और धार्मिक शास्त्र हैं। इसमें सिर्फ जातियों को ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताया गया। अब इनकी उत्पत्ति कहाँ से बताई गई है, तो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है तो ब्राह्मणों का जन्म मुख से बताया गया है, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से बताया गया है और वैश्यों का जन्म उदर से बताया गया है, शूद्रों का जन्म पैरों से बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी आलोचना हुई है। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो प्रजाति सिद्धांत है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि जो जाति है इसका उद्गम भिन्नता एवं मिश्रण के कारण हुआ है। इस जाति को प्रतिपादन करने वाले हार्बर्ट रिचले, एजीएस घोरैये, एन के दत्त, डीएन मजूमदार का महत्वपूर्ण स्थान है। जाति भारत से शुरू ही नहीं थी, वरना इसका आरंभ आर्यों के आगमन के बाद ही हुआ। यह अनुलोम विवाह और कुलीन विवाह के कारण अस्तित्व में आई है जाति। तो जातियों में जब अनुलोम विवाह हुए और कुलीन विवाह, अनुलोम विवाह क्या होता है कि जब डिफरेंट जाति के लोग, अलग अलग जाति की कन्या, अलग जाति के, तो कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ छोटे लोगों की कन्या होती, बड़े लोगों के जो लड़के होते हैं अनुलोम विवाह कर लेते हैं। कुलीन विवाह क्या होते हैं, जैसे बड़े वर्ग में कन्या आ गई, छोटे वर्ग में लड़का आ गया तो कुलीन विवाह कहलाते हैं। तो यहाँ से जातियों की उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन इसकी भी आलोचना हुई। आलोचना तो सभी की हुई, क्योंकि कोई संकल्पना पूर्ण नहीं पाई गई कभी, इसलिए आलोचना होती चलेगी। अब धार्मिक सिद्धांत क्या बताता है जाति के, तो जाति प्रथा की उत्पत्ति धर्म के आधार पर मानते हैं। जो हॉरकोट है, सोनाट इसके प्रमुख है। हॉरकोट का जो मत है, उन्होंने कहा कि धार्मिक जो क्रियाएं करते थे वो बड़ी जाति के लोग कहलाए, जो छोटी जाति के कर्मकांड करते थे वो छोटी जाति के लोग कहलाए। इस तरीके से इनका मानना है। जैसे कोई पूजा पाठ करता है तो ब्राह्मण कहलाया, कोई व्यापार करता है तो बनिया कहलाया, कोई लड़ता भिड़ता ज़्यादा है तो वो क्षत्रिय कहलाया, जो सेवा एवा करता है जो सबकी हो शूद्र कहलाया। इस तरीके से धार्मिक सिद्धांत, इसकी भी आलोचना हुई, क्योंकि आलोचना तो सभी उसकी। एक व्यावसायिक सिद्धांत है। इसके व्यावसायिक सिद्धांत स्पष्ट है कि जो लोग जैसा व्यवसाय करते थे उसी प्रकार की जाति में, उसी प्रकार की जाति उनकी कहलाए। इसमें भी कुछ हमारे नेस्फील्ड जी हैं, गैलमन है और चलवलंट है, इसका समर्थन इन्होंने किया। तो इन्होंने कहा कि एक व्यवसाय को करने वाले लोग स्वयं को एक जाति का घोषित कर लिया, उनके अनुसार व्यवसाय ही जाति की प्रथा रही। इसका भी आलोचना हुई कि सारी दुनिया में लोग हैं, विभिन्न विभिन्न भागों में रह रहे हैं, एक से व्यवसाय करते हैं, वो अलग अलग जाति के भी हो सकते हैं। तो ये साइड में आप जो आपको दिख रहा है ये हेडिंग है सभी। प्रजाति सिद्धांत, धार्मिक, व्यवसायिक, ब्राह्मणवादी सिद्धांत। तो ब्राह्मणवादी सिद्धांत क्या है, तो जाति प्रथा को जो चतुर ब्राह्मण थे उनकी युक्ति ने राजनीतिक योजना का एक फल बताया है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांत में ब्राह्मण अपनी सत्ता को रखने के लिए ये जाति निर्मित कर गए और
उसी तरीके से ये ब्राह्मणवादी सिद्धांत की उपज है जाति। इसकी भी आलोचना हुई है कि ब्राह्मणों ने अपनी युक्ति के आधार पर स्वीकार किया है कि ब्राह्मण सिर्फ अच्छे काम करेंगे तो इसको ब्राह्मणवादी सिद्धांत मान लिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसे प्रश्न आ जाता है कि प्रबल जाति क्या है, तो प्रबल जाति उस जाति को कहते हैं जिनकी संख्या अधिक होती। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसमें जिस जाति के लोग ज़्यादा थे, जिनकी दावेदारी ज़्यादा थी, जिनका अधिकार था, वो ऊंची जातियों के लोग होते थे, जिनकी संख्या ज़्यादा होती थी, उसे हम प्रबल जाति कहते थे। जैसे कि कुछ लोग ऐसे थे कि अपना खेती किसानी करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो उन्हें दूरवासी जमींदार कहा जाता था। तो ये जाति आपकी प्रबल जाति कहलाई। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपनी ज़मीन दूसरों से करवाते थे, तो दूसरों से करवाते थे तो जो दूसरे उनकी ज़मीन करते थे, तो उनकी संख्या ज़्यादा हुए तो वो ज़बरदस्ती छीन लेते थे। तो ये प्रबल जाति हो गई। प्रबल जाति का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी जातियाँ जिनकी जनसंख्या अधिक होती थी और जिनके अधिकार ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें हम प्रबल जाति कहलाते हैं। उन्हें प्रबल जाति कहते हैं। अब देख लेते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे जातीय परिस्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो जाति जो परिस्थिति थी वो क्या थी कि जो मध्यवर्ती जातियां थीं वो स्वयं परिश्रम नहीं करती थीं, बल्कि अपनी भूमि के लिए जोताई देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूरों पर आश्रित थीं। यह निम्न जातियां अछूत जातियों के मजदूर शामिल थे। भूमि का अधिकार मिल जाने के कारण इन जातियों ने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली और अधिक संख्या में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधारित चुनावी लोकतंत्र युग ने उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान की। मध्यवर्ती जातियां ग्रामीण में प्रबल जातियां बन गईं और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेती और अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने लगी। प्रबल जाति में कुछ उदाहरण हैं: बिहार और उत्तर प्रदेश यादव, कर्नाटक के बोकलिंगा, आंध्र प्रदेश की रेड्डी और खम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर, गुजरात के पाटीदार आदि जी प्रबल जातियां बनी। तो ये जाति परिस्थिति में परिवर्तन है कि जो मध्यवर्ती जातियां थीं वो छोटी जाति के लोगों को अपनी भूमि दे देती थी। भूमि पर अधिकार मिल जाने के कारण जो जातियां हैं इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। ये कहा गया कि जाति स्थिति परिवर्तन। जब कुछ मतलब जो जातियां थीं वो अपनी ज़मीन नहीं करती थी, दूसरे को ज़मीन दे जाती थी, तो काफ़ी दिन बाद ज़मीन उन्हीं की हो जाती थी। यह जाति परिस्थिति में परिवर्तन।